हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको दोबारा से अपने टीएस एकेडमी तवन शर्मा पे आपका स्वागत करता हूं। हमने जैसा कि आपको बताया था कि भाई हम टीजीटी, पीजीटी, एलटीग्रेड, डी ट्रिपल एसवी, जेआईसी के लिए हम यहाँ पे फिजिक्स की क्लासेस और यूपी टीजीटी के लिए साइंस की क्लासेस जिसमें हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, इसके बारे में हमने बात की थी। जैसा कि हमारी पहली फिजिक्स की क्लासेस कंटिन्यू हो रही हैं और आज से हमने अब केमिस्ट्री की क्लासेस भी कंटिन्यू करने का सोचा है। साथ ही हमारा मोटिव रहेगा कि आपका सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कराना, सिलेबस कंप्लीट करा के इसमें हम धीरे धीरे प्रैक्टिस भी कराते रहेंगे और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी हम केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में करा रहे होंगे। हम आज नई क्लास या हम कहें तो पहली क्लास हम केमिस्ट्री की स्टार्ट कर रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट। हाँ, मुझे पता है कि भाई टीजीटी में मोल कॉन्सेप्ट का कोई जिक्र नहीं है सिलेबस में, पर उसके सिलेबस में जो काफी अदर चैप्टर्स हैं उसमें मोल कॉन्सेप्ट यूज होता है, इसलिए मैं कोई मोल कॉन्सेप्ट काफी अच्छे तरीके से पहले से पढ़ लेना चाहिए। आज हम मोल कॉन्सेप्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसको थोड़ा सा देखते हैं। हम मोल कॉन्सेप्ट में पहले हम मोल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? हम मोल के बारे में पढ़ेंगे। जब हम मोल को काफी अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो फिर हम स्टैकोमेट्री मतलब कि स्टैकोमेट्री को पढ़ेंगे, फिर लिमिटिंग रीजेंट जिसमें हम सीमांत अभिकर्मक को भी बारे में बात करेंगे। चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है, मोल किस काम में आता है? किसी भी रासायनिक समीकरण में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के रासायनिक इकाइयों को मापने के लिए काम लिया जाता है। रासायनिक इकाई मतलब परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सभी को मापा हम मोल में करते हैं। अच्छा, आपको एक बात और मैं बता दूं, मोल को हम किसको मोल को हम ग्राम अणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मोल का मतलब 1 ग्राम अणु भी होता है। अच्छा, रासायनिक इकाई के बारे में एक और बात, मोल निकालते कैसे हैं? मोल निकालने का तरीका होता है भार बट्टे अणुभार। क्या होता है? भार बट्टे अणुभार कर लो, या फिर गैस का आयतन लीटर में अपन 22.4 लीटर कर लो, क्योंकि एक मोल का मतलब होता है 22.4 लीटर। अगर हम बात करें कि भाई n/na भी कर सकते हैं। n क्या है यहाँ पे? एक अणुओं या परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। अच्छा, Na क्या है यहाँ पे? जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, Na है हमारा अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है? 6.022 × 10⁻23। आपके लिए मैं एक फन फैक्ट बता दूं, अवोगाद्रो संख्या को किसने दिया था? अवोगाद्रो ने नहीं दिया था, लॉर्ड स्पिट ने दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड स्पिट ने दिया था। किसके ऑनर में, किसके सम्मान में? अवोगाद्रो के सम्मान में दिया गया था। अब चलिए बिना देरी करते हुए हम मोल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे। पहले मोल पर, जैसे इसमें लिखा हुआ है एसटीपी पर एक गैस का भार 12 ग्राम है। एक गैस का भार कितना है? 12 ग्राम है। 12 ग्राम है और 5.6 लीटर स्थान घेरती है। तो इस गैस का अणुभार ज्ञात कीजिए। अच्छा, हमें निकालना, हमें दिया क्या रखा है? हमें दे रखा है किसके बारे में? मोल के बारे में। मोल के बारे में पता है क्या होता है? भार बटे अणुभार। क्या होता है? भार बटे अणुभार। आयतन लीटर में 22.4। भार कितना है हमारा? 12 ग्राम। अणुभार कितना है? पता नहीं है, अणुभार हमें पता नहीं है। आयतन कितना है? 5.6 लीटर। ये है 22.4। इससे कटेगा तो कितने बार कटेगा? 4 बार। तो हम कह सकते हैं अणुभार, क्या कह सकते हैं? अणुभार बराबर 12 चौका 48 ग्राम। हमारा आंसर कौन सा सही होने वाला है इसमें? ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। 48 ग्राम हमारा होने वाला है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किसमें मोल्स की संख्या अधिकतम होगी? अच्छा, अभी हम पढ़ के आए थे मोल कैसे निकालते हैं? मोल भार बटे अणुभार से। जिसका अणुभार ज्यादा होगा उसके मोल कम होंगे, जिसका अणुभार कम होगा उसका मोल ज्यादा होंगे। आपको पता है किसका सबसे कम है अणुभार? यहाँ पे हाइड्रोजन का। बिल्कुल सही पहचाना, हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन का यहाँ पे अणुभार कितना होगा? 2। सोडियम का कितना है? 23 ग्राम। हीलियम का कितना है? 4 ग्राम। हम कहेंगे सिल्वर का कितना है? तो 108 ग्राम।
तो सबसे कम अणुभार किसका है? हाइड्रोजन का, इसलिए सबसे ज्यादा मोल्स किसमें होंगे? हाइड्रोजन में। सबसे कम मोल किसमें होंगे? तो इसमें, क्योंकि इसका अणुभार सबसे ज्यादा है 108 ग्राम, इसलिए सबसे कम इसमें और सबसे ज्यादा उसमें। जो हमसे पूछा सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा उसमें। निम्न में से किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम होगी? अच्छा, एसटीपी पर यहाँ पे अणुओं की संख्या निकालने के लिए आप मोल निकाल लो, जिसमें मोल ज्यादा होंगे उसमें अणुओं की संख्या ज्यादा होगी। हम कहें कि भाई एसटीपी पर मोल निकालने हो O2 के, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन लीटर में बटे 22.4, ये कितना आ गया? 5.6 अपॉन 22.4, इससे कट गया 1/4 मोल। ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। हम कहेंगे ग्लूकोज का अणुभार निकालेंगे तो 6 कार्बन हो गई, 12 हाइड्रोजन हो गए। मैं इस बात को मान के चलूंगा कि भाई आप टीचर्स हो और टीचर्स को अणुभार निकालना भली भांति आता है। नहीं आता तो चलो एक बार मैं बता दे रहा हूं। यहाँ पे अणुभार निकालने के लिए जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, तो 6C हो गए, 12H हो गए, 6O हो गए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बताना? 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस 6 × 16, यह आ जाएगा हमारा 180 ग्राम। 16 के 96 और 12 छके 72 और 12 जोड़ के हमारा आ जाएगा 180 ग्राम। तो इसमें हम मोल कैसे निकालेंगे? भार अपॉन अणुभार से। यहाँ पे मोल कितने हुए? 180 अपॉन 360 अपॉन 180 ग्राम। तो यहाँ पे मोल हो गए हमारे 2। यहाँ पे मोल कितने हुए? ओ, यहाँ पे तो लिखा हुआ है ग्राम अणु। ग्राम अणु का मतलब यहाँ पे कितने मोल है? 4 मोल। ग्राम अणु को हम क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। यूरिया की बात कर रहे हैं हम। यूरिया का मतलब क्या होता है? NH2CO NH2। इसका अणुभार कितना होता है? 60। अब जैसे जैसे केमिस्ट्री में आगे क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट के काफी ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपको अणुभार अपने आप याद हो जाएंगे कि भाई यूरिया का कितना होता है? 60। हम बात करें ग्लूकोज का कितना होता है? 180। हम बात करें CO2 का कितना होता है तो कितना होता है बताइए? 44 ग्राम। ऐसे करके ही आपको काफी के याद हो जाएंगे अपने आप ही, क्वेश्चन करते करते। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा, पर ये भी है। तो सबसे ज्यादा मोल किसमें? इसमें। तो सबसे ज्यादा अणु किसमें होंगे? 4 ग्राम में। आगे चल रहे हैं हम किसके बारे में? 1 लीटर H2O में मोल ज्ञात कीजिए। अच्छा, मोल निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था? मोल बराबर होता है आयतन लीटर में अपॉन 22.4। आयतन कितना है? 1। ये कितना है? 22.4। हमारा आंसर आ गया गलत आंसर। क्यों भैया, क्यों गलत हुआ आंसर? अभी तो हमने ये पढ़ते हुए आने, तो अब इस टाइम पे आंसर क्यों गलत हो गया? आपको अगर अच्छी तरीके से पता होगा तो मैंने यहाँ पे लिखवाया है गैस का आयतन, ना कि द्रव का आयतन। किसका आयतन हमें लेना है दोस्तों? गैस का आयतन हमें लेना है। किसका आयतन लेना है? गैस का। और हमने यहाँ पे किसका आयतन लिया है? अगर आप देखोगे तो हमने आयतन लिया है द्रव का। 1 लीटर H2O, और H2O क्या है? हमारा द्रव। नहीं तो गैस लिखता कि एक लीटर गैस H2O का बताइए, जल वाष्प का बताइए, तो हम ये लगा सकते थे, पर इसने लीटर की बात की है। तो सबसे पहले हम इसका भार निकालेंगे। आपको पता है इसका घनत्व कितना होता है? 10³ kg/m³। मतलब यहाँ पे आयतन और द्रव्यमान दोनों बराबर होते हैं। 1 लीटर का मतलब होता है 1 kg। 1 लीटर का मतलब होता है 1 kg। हमें क्या निकालना है? मोल निकालने हैं। मोल कैसे निकालते हैं? भार बटे अणुभार। भार कितना है बताइए दोस्तों हम पे? 1 kg। 1 kg का मतलब 1000 ग्राम। हम कहेंगे अणुभार, अणुभार कितना है? 18। जल का अणुभार होता है 18। अभी मैंने कहा ना, आप याद करने की जरूरत नहीं है, याद अपने आप ही निकाल। आप याद अभी तो आप निकालें, फिर धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको याद हो जाएंगे। जैसे यूरिया का NH2CO NH2 का क्या होता है? 60 ग्राम अभी बताया था। ग्लूकोज का कितना होता है? 180 ग्राम होता है। हम बात करेंगे जल का कितना होता है? 18 ग्राम होता है। हम कहेंगे HCl का कितना होता है? तो 36.5 ग्राम होता है। अब H2O का निकालेंगे तो 2H + O
2 इंटू 1 प्लस के 16 मतलब कि 18 ग्राम। तो 18 इससे इसको काटेंगे तो कटेगा 55.5। तो इसमें कितने मोल्स है? 55.5 मोल्स हमारे हैं। आगे चल रही है 440 मिलीग्राम CO2 में से 10 की पावर 21 परमाणुओं अणुओं को हटा दें तो शेष अणुओं की संख्या ज्ञात करें। अब अणुओं की संख्या ज्ञात कैसे होगी? अणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? भार बटे अणु भार, इससे आते हैं मोल। और एक मोल में कितने अणु होते हैं? Na। तो हमें अणुओं की संख्या निकालनी है तो भार बटे अणु भार, जिससे मोल निकलेंगे। एक मोल में कितने अणु होते हैं? Na। तो भार बटे अणु भार इंटू Na। भार कितना है इसका? 440 मिली मतलब -3 ग्राम। अणुभार कितना होता है CO2 का? 44 ग्राम। जिसको ना पता हो CO2 का अणुभार निकाल सकता है। कैसे निकलेगा? C का होता है 12, 2 और 2 16, कितने हो गए? 44 ग्राम। तो 44 ग्राम हो गया। आगे Na की वैल्यू कितनी है? 6 इंटू 10 की पावर 23। होता तो मुझे काफी पता है, 6 इंटू 10 की पावर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है, पर कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। अब क्या कर रहे हैं हम? इससे कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे? 10। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं अगर चाहें तो? 6 इंटू 10 की पावर 21। इतने अणु बचे हैं। हमने कितने निकाल दिए? 10 की पावर 21 निकाल दिए। 6 इंटू 10 की पावर 21 में से हमने 10 की पावर 21 अणु निकाल दिए, तो शेष कितने बचेंगे? 5 इंटू 10 की पावर 21 अणु बचेंगे शेष। ये अणु हमारे अब शेष बचे हैं। कितने? 5 इंटू 10 की पावर 21 अणु हमारे शेष बचे हैं। आगे हमने क्या कहा है? CaPO4 में 0.5 ग्राम मोल कैल्शियम है, तो कितने मोल ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होंगे? आप ये बताइए। CaPO4 का होल ट्वाइस। अब बात करूं, इसमें 1 मोल कैल्शियम है, पर कितने मोल हो गया? 8 मोल। 8 मोल ऑक्सीजन है। 1 मोल कैल्शियम पर 8 मोल ऑक्सीजन है। या मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये थोड़ा सा गलत है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। CaPO4, चलो देखते हैं। CaPO4 Ca3PO4 है ये। मुझे लगता है क्वेश्चन गलत है ये। Ca3PO4 होगा। यहाँ पे 3 मोल कैल्शियम है और 3 मोल कैल्शियम पे 8 मोल ऑक्सीजन होगा। अगर मैं कहूँ 1 मोल पे कितना होगा? 1 मोल कैल्शियम पर 8/3 मोल होगा O2। अगर मैं कहूँ भाई 0.5 मोल, क्योंकि 0.5 ही तो का है कैल्शियम पर मल्टीप्लाई कर लो, 4/3 मोल हमारा क्या होगा? हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन होगी। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 4/3 मोल O2 के बारे में। X तथा Y मिलकर XY2 तथा XY3 बनाते हैं। यदि 0.1 मोल XY2 10 ग्राम भार रखता है तथा 0.05 मोल X3Y2 9 ग्राम भार रखता है, तो X और Y का परमाणु भार। पहले परमाणु भार या अणु भार निकलता कैसे आपको पता होगा। मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणु भार। और परमाणु की बात कर रहे हैं तो परमाणु भार। फ्लिप करने का मतलब क्या है? परमाणु भार लिखो मोल की जगह पे, यहाँ पे आ जाएगा भार बटे मोल। अब देखते हैं यहाँ पे XY2 X + 2Y। भार कितना है इनका? 10 ग्राम। मोल कितने हैं? 0.1, मतलब क्या हो जाएगा? 100। हम कहेंगे यहाँ पे 3X + 2Y आ जाएगा ये 0.05, और भार कितना है? 9। ये मिस्टेक हो गई, सॉरी मिस्टेक हो गई। ये कितना आएगा? भार हो गया 9 ग्राम
और ये हो गया 0.05, पॉइंट हटा के ऊपर 0, इससे काट लेंगे हम 5 एकम 5, कितने बचेगा 40। क्या हमें बात समझ में आ रही है? ये समीकरण हो गया एक, ये समीकरण हो गया, तो दोनों को सॉल्व कर लो, मतलब 1 में से 2 को माइनस कर लो। x + 2y बराबर 100 हो गया और 3x + 2y बराबर हो गया 140। हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 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 ये कट गया, ये आ जाएगा माइनस के 2x बराबर माइनस के 40। क्या मिस्टेक हुई भाई हम पे? हाँ, ये 8 बार जाएगा। 5 एकम 5 बचेंगे 4, 5 अट्ठे 40, 180 आएगा, इसलिए हो जाएगा 180। एक सौ 80 में से 100 गई तो 80, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब बताइए मुझे क्या बचेगा? 2x बराबर के कितना है 80 आएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 40। x का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रख के देख लो 40, इधर आके कितनी हो जाएंगे माइनस के 40, 100 में से 40 कट गए, बचे 60, 2y बराबर 60, तो y बराबर कितना आ जाएगा 30। तो हमारा ये दोनों का हो गया परमाणु भार, x का वैल्यू 30, 40 और y की वैल्यू 30। आगे चल रहे हैं हम। क्या कहा? CO2 के एक अणु का भार, एक अणु का भार बताना है। पहले हम यहाँ पे एक चीज पढ़ेंगे AMU के बारे में, थोड़ा सा टॉपिक है छोटा सा, पर इसको क्लियर कर लो आप AMU को, तो हम आगे चल पाएंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, यह कंफर्म है। AMU, एक AMU का मतलब होता है 1/12 इंटू एक कार्बन परमाणु 6E12 का द्रव्यमान। कैसे निकलेगा? 12 इंटू, अच्छा हमें पता है ना परमाणुओं की संख्या कैसे निकलती है, परमाणु या अणु की संख्या मोल, मोल का मतलब भार बटे अणु भार इंटू अवोगाद्रो संख्या, ऐसे निकलती है परमाणु अणुओं की संख्या। परमाणु कितना है? एक। भार कितना है हम पे पता नहीं है। अणुभार कितना है बताइए हमें? अणुभार होता है C12 का 12 और Na, m बराबर हो जाएगा 12/Na, m बराबर हो जाएगा 12/Na, तो हो गया 12/Na, तो 1 AMU 1/Na। नाउ अब ये बताइए मुझे भार निकालना है CO2 का। अब CO2 का भार निकालना है तो अगेन भार कैसे निकलता है आप बताइए मुझे? भार निकालने का तरीका होता है मैंने परमाणुओं की संख्या, एक अणु का भार निकालना है, और भार निकालने का तरीका क्या होता है? भार निकालने का तरीका होता है अणु भार बटे Na। अणु भार कितना है? 44/Na लिख सकता हूँ, या 44 AMU लिख सकता हूँ, तो ये दोनों इसके आंसर है। या तो हम लिखेंगे अणुभार बटे Na, अणुभार कितना है 44 है, या Na 44/Na लिख लो, या 44 AMU लिख सकते हैं इसको। आगे हम बात कर रहे हैं किसके लिए दोस्तों, थोड़ा सा देखते हैं। FeSO4 और Fe2SO4 में Fe2SO4 का होल थ्राइस इस तरीके से है। में यदि सल्फेट की संख्या समान हो, यहाँ पे सल्फेट कितना ही बताइए, FeSO4 Fe+2 SO4 -2, यहाँ पे दोनों को मैं लिख दे रहा हूं 1 बना गया, और नीचे कितनी है Fe2+ और SO4, इसकी संख्या है 2, इसकी है 3। ऊपर संख्या कितनी है इसकी 1, नीचे कितनी है 3, और दोनों में हमें क्या करना है समान करना है। नीचे 3 है तो ऊपर मैं किसका मल्टीप्लाई कर लूंगा 3 का, तो Fe2+ और Fe3+, Fe2+ हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, हमारा रेशियो आ जाएगा 2+3, तो हमारा आंसर कौन सा सही है 2+3। अच्छा
अभी तक हमने मोल निकालने के, मोल किसमें ज्यादा होंगे, इन सभी पे बात की। मतलब हमारा मोल कॉन्सेप्ट का पहला टॉपिक मोल, मोल कैसे निकलेंगे, मोल किस में ज्यादा होंगे, ग्राम कैसे निकलेंगे, परमाणुओं की संख्या कैसे निकलेगी, ये सीखा। अब हम बात करेंगे स्टोइकोमेट्री के बारे में, हम बात करेंगे रस समीकरण मिति के बारे में। रस समीकरण मिति क्या कहती है कि भाई अगर हम बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रिया कारक एवं उत्पाद के मध्य मात्रात्मक संबंध बनाती है, मात्रात्मक मतलब हम बात करें मात्रा में, क्वांटिटी में संबंध बताती है, वो बताती है हमारी रस समीकरण विधि। रस समीकरण विधि में मैं एक बात बता दूं, हम रस समीकरण विधि, हम समीकरण को मोल में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं, मोल में लिख सकते हैं, Na के पदों में लिख सकते हैं, अणु के पदों में लिख सकते हैं, आयतन के पदों में लिख सकते हैं, के अनुपात के पदों में लिख सकते हैं, पर हम भार के पदों में नहीं लिख सकते। इसके पदों में नहीं लिख सकते, भार के पदों में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि गलत हो जाएगा। जैसे CH4 2O2 CO2 प्लस 2H2 एक संतुलित समीकरण है, ये रस समीकरण विधि। देखो यहाँ पे CH4 का 1 मोल है, यहाँ पे O2 के 2 मोल है, यहाँ पे CO2 का 1 मोल है और 2H2O है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, CH4 प्लस O2 तो कितना आ जाएगा, CO2 प्लस H2O। हम समीकरण को संतुलित कर लेंगे तो यहाँ पे 2 का गुणा, यहाँ पे 2 का गुणा, इसी को हम कहते हैं रस समीकरण विधि से हुआ ये। इसमें मोल कितनी है, 1 मोल है, क्योंकि यहाँ पे गुणा 1 का है। यहाँ पे कितने मोल है, 2 मोल है। हम कहेंगे यहाँ पे CO2 कितना है, 1 मोल है। हम कहेंगे यहाँ पे H2 कितना है, 2 मोल है। हमने ये बात की मोल के पदों में, किसके पदों में, मोल के पदों में। अगर हम बात करें अणु के पदों में, तो यहाँ पे कितना अणु है, 1 अणु है। हम अणु के पदों में भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पे कितने अणु है, 2 अणु हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे कितने अणु है, 1 अणु है। हम यहाँ पे कहेंगे कितने अणु है, 2 अणु हैं। तो क्या हमें बात समझ में आ रही है। हम मोल के पदों में लिख सकते हैं, अणु के पदों में लिख सकते हैं, हम Na के पदों में लिख सकते हैं। यहाँ पे Na कितने हैं, 1 Na है, यहाँ पे 2 Na है, यहाँ पे 1 Na है, यहाँ पे 2 Na है। हमें बात समझ में आ रही है। हम बात करें तो आयतन के पदों में भी लिख सकते हैं। भाई यहाँ पे 1 लीटर है, यहाँ पे 2 लीटर है, यहाँ पे 1 लीटर है, यहाँ पे 2 लीटर है। तो क्या हमें बात समझ में आ रही है, हम आयतन के पदों में भी लिख सकते हैं। हम 22.4, हम 48.8 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पर किस पदों में नहीं लिख सकते हैं, वो है हमारा ग्राम के पदों में नहीं लिख सकते। हम ये नहीं कह सकते भाई ये 1 ग्राम है, ये 2 ग्राम है, ये 1 ग्राम है, ये 2 ग्राम है। ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि हम इसको अणुभार के पदों में लिख सकते हैं। जैसे इसका हम अणुभार कहेंगे, 12 हो गया कार्बन का, 4 हो गया हाइड्रोजन का, 12 और 4 16 ग्राम लिख सकते हैं। इसका हो गया 8 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64 ग्राम ऑक्सीजन है। इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा एक और बात और, स्टोइकोमेट्री में हमेशा मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो ऑलवेज समान रहता है। क्या रहता है, मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो समान रहता है। अब देखो एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, CH4 के दहन पर कितने ग्राम O2 निकलेगी। अब CH4 मैंने अभी समीकरण बताया था, CH4 प्लस O2 बराबर कितना हो जाएगा, CO2 प्लस के 2H2O। यहाँ पे हम समीकरण को संतुलित करेंगे तो यहाँ पे 2 का गुणा और 4 ग्राम CH4। पहले बताइए इसके मोल निकाल लो, CH4 के मोल निकालनी है। CH4 के मोल कैसे निकलते हैं, भार जो कि 4 है और अणुभार कितना है 16, तो 1/4 मोल हो गए। इसके मोल कितने हैं, 1/4 है। इसके मोल कितने हो जाएंगे, 1/4 इंटू 2। भाई अभी बताया ना मैंने, मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमेशा बराबर होता है। यहाँ पे मोल कितने हैं, 1/4। यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब रस समीकरण मिति का गुणांक कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। हम इसमें 1 का भाग देंगे तब भी 1/4 ही रहेगा। अभी बताइए O2 में कितने मोल हैं, 1/4 इंटू 2। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, O2 का कितना ग्राम होगा, ये होगा 1/2 ग्राम। ये कितना हो गया, 1/2 मोल हो गया। अच्छा 1 मोल ऑक्सीजन कितना होता है, 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब होता है 32 ग्राम। क्यों, 1 मोल 16 होता है ना परमाणुभार, अणुभार 16 होता है, तो 16 तो नहीं 32 ग्राम होगा 1 मोल में। और हमारे आधे मोल में चाहिए तो 1/2 इंटू 32 बराबर के 16 ग्राम निकल के आने वाला है। क्या निकल के आने वाला है दोस्तों, 16 ग्राम निकल के आने वाला है। ऐसे ही हमने किसकी बात की है, CO2 कितने ग्राम बनेगा, ये भी 1/4 बनेगा। इसका मोल बनेंगे 1/4 मोल, इसका
अणुभार कितना होता है 44, तो इसको हम कह देंगे भाई कितने ग्राम बनेगा ये 11 ग्राम। हम बात करेंगे H2O के बारे में, तो H2O होगा 1.2 इंटू 2 मतलब 1/2, 1/2 मोल हो गया, मोल निकल गया ये हमें सही से। अभी बताइए एक मोल में कितने H2O होता है 18 ग्राम होता है, क्योंकि इसका अणुभार कितना होता है 18, तो हम 18 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 ग्राम बनेगा हमारा जल। दोस्तों आगे चलते हैं, 14 ग्राम N2 की अभिक्रिया कितने ग्राम H2 से कराई जाए तथा H3 पर कितने ग्राम NH3 बनेगी। अब N2 की क्रिया किससे हो रही है H2 से हो रही है, क्या बन रहा है 2NH3 बन रहा है, यहाँ पे हम किसका गुणा कर लेंगे 3 का। अब क्या कहा है, पहले तो N2 के मोल निकाल लो, N2 के मोल कैसे निकलेगा, भार है 14 मोल और ये कितना हो गया 28, तो 1/2, तो इसके मोल कितने हैं 1/2। मैं बताया था मोल कभी भी स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और मोल अपॉन स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पे 1/2 है, तो यहाँ पे कितना होगा 1/2 इंटू 3, तो ये हो गया 3/2 मोल। अब ये बताइए एक मोल H2 में कितने ग्राम होते हैं, एक मोल H2 में होते हैं 2 ग्राम। हमें कैसे पता चलेगा, जितना अणुभार होता है वो ही उतने मोल में होंगे। जैसे हम बात करें H2O का मतलब 18 ग्राम हो गया, यही हो गया एक मोल के बराबर। हम कहेंगे एक मोल ग्लूकोज का कितना अणुभार होता है 180 ग्राम, तो एक मोल ग्लूकोज का मतलब हो गया 180 ग्राम। हम कहेंगे एक मोल CO2, तो CO2 का मतलब होता है 44 ग्राम, तो एक मोल का मतलब 44 ग्राम हो गया। क्या हमें क्लियर बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से, क्या क्लियर समझ में आ रही है, आपको अच्छी तरीके से पता होगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को 1-2 बार देखें, पर आपको समझ में जरूर आएगा। मेहनत तो आपको करनी है, टीचर आपको भी बनना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3/2 इंटू 2, क्योंकि H2 का मतलब 2 आता है, तो इसमें हो जाएगा 3 ग्राम। हम बात करेंगे NH3 की, तो 1/2, ये तो चल ही रहा है ना, ये सब में बराबर होगा, इसलिए ये इसमें बराबर है, यहाँ पे बराबर है, और इंटू कितना है 2 है, कितना बचेगा 1 मोल, और 1 मोल का यहाँ पे कितना है 17 ग्राम हमारा बन के आएगा। कौन बन के आएगा 17 ग्राम, तो NH3 हमारा 17 ग्राम बन के आएगा। 2 ग्राम H2 की अभिक्रिया H3 पर कितने लीटर O2 से हो। अब यहाँ पे H2O2 क्रिया करके 2H2O बनाएंगे, मतलब यहाँ पे लेंगे 2। पहले हम बात करेंगे इसकी मोल निकालेंगे, तो मोल कैसे निकालते हैं, भार बटे अणुभार कितना है, तो हो गया 1 मोल। और मैं बताया था हम निकालते क्या है मोल बटे स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ पे मोल है 1, स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, तो ये सभी के लिए बराबर होगा। यहाँ पे भी कितना हो गया 1/2 मोल, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2 बराबर 1 मोल। क्या कोई दिक्कत है, 1 मोल किसके बराबर होता है अणुभार के, किसके बराबर होता है अणुभार के, किसके बराबर होता है 22.4 लीटर के। क्या हमें ये बात क्लियर रहेगी अब आगे से कि भाई 1 मोल का मतलब अणुभार भी हो सकता है, 1 मोल का मतलब 22.4 लीटर भी हो सकता है। लीटर में पूछा है कितने लीटर O2 बनेगी, तो 1/2 मोल हैं और लीटर का मतलब होता है 22.4, तो कितने बन जाएंगे 11.2 LTR बन जाएगा। हम बात करेंगे कितने लीटर जल बनेगा, तो 1 मोल का मतलब होता है 22.4 लीटर जल बनेगा। क्या हमें क्लियरिटी के साथ सभी बात समझ में आती जा रही है, बहुत अच्छी तरीके से। हाँ तो दोस्तों क्या कहा है यहाँ पे, कितने ग्राम Al4C3 का जल अपघटन किया जाए कि H3P पर 11.2 CH4 मिले। तो यहाँ पे पहले इसकी अभिक्रिया लिखो, क्या होगी Al4C3 होगी। इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे, जल के साथ कराएंगे। क्या बनेगा जल अपघटन करने पर AlOH का होल थ्राइज, और क्या बनेगी मीथेन गैस। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे C3 है तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई होगा, पर 3 से बात बनेगी नहीं क्योंकि यहाँ पे O हो गई 12, 4 3 12 O हो गई, तो हमें O 12 हो गए, तो हमें यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखना ऑक्सीजन हो गई 12
ऑक्सीजन हो गए 12, हम कहेंगे हाइड्रोजन हो गए 12, 24 हो गई 24, बस हो गया। क्या कह रहा है, कितने ग्राम Al4C3 का जल अपघटन किया जाए कि H पर इतने CH4 बने। तो CH4 के पहले मोल निकाल दो, CH4 के मोल निकलेंगे यहाँ पे आयतन 11.2 अपॉन 22.4, मतलब कि कितना आ जाएगा 1/2 मोल आ जाएगा। कितना हो गया 1/2 मोल हो गया। तो ये 1/2 मोल है। हम निकालते हैं कैसे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/6 आ गया, ये आ गया मोल पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या कह रहा है कि कितने ग्राम जल की आवश्यकता होगी, इसका कितना हो जाएगा, इसका भी 1/6 हो जाएगा। इसका अणुभार कितना होता है, इसका अणुभार कितना होता है ये बताइए। एल्यूमिनियम और Cl3, एल्यूमिनियम का कितना होता है 27 × 4 और कॉपर का होता है 12 × 3। 27 के कितना, 27 दूनी 54 दूनी 108 और 12 3 36, कितना हो गया 8 और 6 14 का 4 हंसलेगा 1, 144। तो 144 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 6 दूनी 12 6 चौक 24, तो इतने ग्राम हमारा चाहिए ये। क्या बात समझ में आ रही है, आ रही है। तो हम आगे चलेंगे किसके बारे में, 5 मोल N2 की अभिक्रिया, 5 मोल N2 की अभिक्रिया 15 मोल 5 मोल N2 की अभिक्रिया 15 मोल H2 के साथ कराने पर 8 मोल NH3 बनता है। अच्छा पहले सॉल्व कर लो, NH3 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा 3। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं, देखो अगर हम इसको 1 मोल लेते हैं तो इसको हमें 3 मोल लेना पड़ेगा, ये आएगा 2 मोल। और इसने कितने मोल की कही है, 5 मोल की, तो 5 की गुणा कर लो, 5 दिया 15 मोल, ये आएगा 10 मोल। आना क्या चाहिए 10 मोल, पर बन कितना रहा है 8 मोल। क्या निकालनी है, प्रतिशत लब्धि, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लब्धि या लाभ कैसे निकलता है, प्रतिशत लब्धि निकालने का तरीका होता है बना हुआ बनना चाहिए इंटू 100। बना हुआ कितना है 8, बनना चाहिए 10 इंटू 100, मतलब कितनी परसेंट लब्धि हो गई यहाँ पे हमारी 80% लब्धि निकल के आ रही है दोस्तों। आगे क्या कहा हमसे, 10 ग्राम CaCO3 के ताप अपघटित करने पर कितने ग्राम CO2 बनेगी। पहले तो ये बताइए CaCO3 से क्या बनेगा, CaO बनेगा और CO2 बनेगा। इसका भार कितना होता है 100 ग्राम, कितना होता है 100 ग्राम। इसका कितना होता है 56, इसका कितना होता है 44 ग्राम। मतलब 100 ग्राम अपघटित होगी तो 100 ग्राम अपघटित होगी तो 56 ग्राम CaO बनेगा और 44 ग्राम बचेगा CO2। पर मेरा है कितना यहाँ पे केवल 10 ग्राम, 10 ग्राम से कितना हो जाएगा 5.6 ग्राम, ये कितना आ जाएगा 4.4 ग्राम, ये आना चाहिए। पर कितना शुद्ध है, केवल 20% शुद्ध है। इसका भी हम निकाल लेंगे 20%, 20% का मतलब होता है 4 × 20/100, मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 8.8/100, सॉरी 88/100, तो कितना आएगा केवल 0.88 ग्राम हमारा जो है CO2 शुद्ध मुक्त होने वाली है। क्या हमें बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से। आगे क्या कहा है इसने, एक हाइड्रोकार्बन के 10 ml को पूर्ण दहन पर 50 ml O2 उपयोग होती है, ओके, तथा 30 ml CO2 बनती है। तो हाइड्रोकार्बन का अणु सूत्र क्या होगा, क्या आपको इसकी अभिक्रिया पता है, दहन की अभिक्रिया कैसे लिखी जाती है, CxHy प्लस X प्लस Y/2 CO2 सॉरी O2 इक्वल्स टू X CO2 प्लस Y/2 H2। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है हमें दहन की अभिक्रिया के बारे में। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, जैसे X हाइड्रोकार्बन X और Y निकालना है, जब भी मैं X की वैल्यू और Y की वैल्यू रखूंगा तो हाइड्रोकार्बन आएगा। जैसे मुझे X की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, X की वैल्यू निकालनी है। तो X की वैल्यू कैसे निकलेगी, CO2 के मोल
बटे हाइड्रोकार्बन के मोल। CO2 के मोल कितने हैं बताइए। CO2 के मोल दे रखे हैं इसने 50, नहीं सॉरी, CO2 के मोल दे रखे होंगे ना हमारे इसमें। एक हाइड्रोकार्बन के 10 ml के पूर्ण दहन के लिए 50 ml CO2 का उपयोग किया जाता है। ओके, 50 ml O2 का उपयोग किया जाता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और 30 ml CO2 बनता है। तो CO2 कितना बन रहा है 30/10, कितना आ जाएगा हमारा 3। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब यहाँ पे और किसका दे रखा है O2 के बारे में, मतलब हमें दे रखा है x + y/2। कैसे निकलेगा O2 के मोल बटे हाइड्रो कार्बन के मोल। O2 के मोल कितने हमारे यहाँ पे 50 हैं, इसके कितने हैं 10 हैं, कितना बचेगा 5। मतलब हम कह सकते हैं x + y/2 बराबर हो गया 5। x की वैल्यू कितनी है 3 + y/2 बराबर हो जाएगा 5। 5 इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो y/2 हो जाएगा 2, तो y बराबर हो जाएगा 4। इसलिए हाइड्रोकार्बन हो जाएगा CxHy। CX कितना है C3 और H हो जाएगा 4। तो हमारा हाइड्रोकार्बन कितना होने वाला है C3H4। सही निकाला है ना मैंने, एक बार और चेक कर लेता हूँ यहाँ पे मैं दोस्तों। 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये आएगा कितना 5। बहुत क्लियर है बातें। अब मैंने क्या कहा यहाँ पे 3 + k y/2 = 5। 3 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो कितना बचेगा 2। तो नहीं सर दोस्तों, एक छोटी सी मिस्टेक हम पे हो गई है, इसको आप थोड़ा सा इंप्रूव कर लेना। ये बिल्कुल मिस्टेक हुई है, यहाँ पे y/2 नहीं y/4 होता है। क्या होता है y/4 होता है दोस्तों। क्या होता है y/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 8। तो हमारा फॉर्मूला होना चाहिए हाइड्रोकार्बन का C3H8 होना चाहिए। ओके, अब क्या बात कर रहे हैं हम 50 ml गैस हाइड्रोकार्बन 500 ml गैसीय हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के आधिक्य में जलने पर 2.5 लीटर CO2 और 3 लीटर जल वाष्प बनाता है। तो हाइड्रोकार्बन का आणविक सूत्र सेम वही बात है कि भाई एक हमें पहले क्या ले लो हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करो। अभिक्रिया क्या होती है दहन की CX और HY + K X + y/4 X + y/4 क्या होता है यहाँ पे O2 होता है बराबर X CO2 + K y/2 H2 CX HY + X + y/2 O2 = कितना होता है X CO2 + K y/2 H2O। अब बताइए मुझे क्या निकालना है, जैसे X की वैल्यू निकालनी है तो हम किसके मोल लगाएंगे CO2 के मोल बटे हाइड्रोकार्बन के मोल, मतलब CXHY के मोल। CO2 के मोल कितने हैं 2.5, इसके मोल कितने हैं 500 × 10⁻³ -3 मतलब ऊपर जाके किसका हो जाएगा प्लस का मतलब 1000 बटे 500। कितना बार चलेगा गया 2 बार, तो कितने मोल हो गए इसके 5 मोल हो गए। हम कहेंगे y/2 इसके मोल कैसे निकालेंगे H2O के मोल बटे CXHY के मोल। H2O के मोल कितने हैं बताइए दोस्तों, H2O के मोल कितने हैं H2O के मोल है हमारे यहाँ पर H2O के मोल है हमारे यहाँ पे 3 लीटर और वैसे कितना है हम पे 500 ml। मोल निकाल सकते हैं चाहे तो मोल से भी हो जाएगा और आयतन से तो हो ही रहा है हमारा -3 ऊपर जाके हो जाएगा +3 तो कितना हो जाएगा 1000 बटे 500। कितनी बार चले जाएगा 2 बार, तो कितना आ जाएगा 6। y/2 की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। इसलिए हाइड्रोकार्बन हो जाएगा CX और HY CX C5H12। तो हाइड्रोकार्बन की वैल्यू हो जाएगी C5H
12। क्या हमें दोस्तों सही से समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। ओके, अब हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक अभिक्रिया में कौन होता है? जैसे अभिकारक की वह न्यूनतम मात्रा जिससे अभिक्रिया उत्पाद की मात्रा को निर्धारित किया जा सके। अभिकारक की न्यूनतम मात्रा जिससे कि उत्पाद की मात्रा को निर्धारित किया जा सके। जैसे हमें चाय बनानी है, चाय बनाने के लिए हमने चीनी ली, चाय पत्ती ली, अदरक लिया और दूध लिया, पानी लिया। इसमें सबसे कम कौन पड़ने वाला है? अदरक पड़ने वाला है। कम अदरक पड़ करके भी चाय बहुत अच्छी बनाई जा सकती है। तो सबसे कम मात्रा, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? अब सीमांत अभिकर्मक कौन है? अदरक है। क्या है? अदरक है। सेम ऐसे ही यहाँ पे क्या कहा गया? वह क्रियाकारक जो अभिक्रिया में पूर्ण रूप से समाप्त होकर उत्पाद की मात्रा को नियंत्रित करता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है सीमांत अभिकर्मक। और जिसमें मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबसे कम होता है, वही हमारा क्या होता है? सीमांत अभिकर्मक होता है। जैसे एक अभिक्रिया क्या कह रही है? NH3 है, कितना है? O2 है, कितना आ जाएगा हमारा? बताना दोस्तों, क्या आ जाएगा बताना हमें? NO आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा? H2O आ जाएगा। ये बात क्लियर है? H2O आ जाएगा। यहाँ पे NH3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का यहाँ पे करेंगे, 2 का यहाँ करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2.5 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 का। अब अभिक्रिया होगी पूरी संपन्न। क्या कह रहा है? यदि 5 मोल NH3, तो 5 मोल इसका कितना हो जाएगा? 5/2। अच्छा, 10 मोल O2, O2 है 10 मोल, 10/2.5, मतलब ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2। मतलब हमारा क्या है? सीमांत अभिकर्मक ये है। तो हमारा यहाँ पे भी कितना आएगा? क्या कहा है? कितने ग्राम NO बनेगा? तो 2 मोल बनेगा ये भी। 2 मोल, 1 मोल में कितने होंगे? 14 और 3 17, तो 17 मतलब कि 28 ग्राम बनने वाला है। कितने बनने वाला है? 28 ग्राम बनने वाला है। क्लियर दोस्तों? अब ये 2 क्वेश्चन आई थिंक मेरी लास्ट हैं। इसके बाद हमारी लास्ट स्लाइड थैंक यू वाली, और इतना ही बहुत है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। 4 ग्राम O2 की अभिक्रिया 4 ग्राम H2 से कराने पर कितने ग्राम जल बनेगा? H2 प्लस O2 बराबर 2H2O, मतलब कि आ जाएगा 2। अब मैंने आपको बताया है हमें पहले इसका क्या निकालना पड़ेंगे? मोल। अब 4 ग्राम O2 की क्रिया 4 ग्राम H2 से कराई जा रही है। 4/2, 2 मोल हो गए, 2/2 आ जाएगा यहाँ पे 1। H2 के मोल कैसे निकलेंगे? भार कितना है? 2, अणुभार भार कितना है? 4, अणुभार कितना है? 2, तो 2 आ गए। 2 मोल हैं, 2 ही स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इसलिए आ गया एक आंसर। 4 ग्राम O2 के मोल, भार है 4, ये है 16 नहीं 32, क्योंकि 16 तो 1 का होता है, 16 नहीं 32, कितना जगह? 1/8, तो ये आ गया 1/8। तो ये हमारा है LR है, तो 1/8 इंटू 2 मतलब कि बचेगा 1/4 बचेगा। अब क्या कहा है? कितने ग्राम जल बनेगा? अब ये बताइए 1 मोल में कितने ग्राम जल होता है? 18 ग्राम। 1/4 मोल में कितना हो जाएगा? 18 ग्राम का मल्टीप्लाई कर लो। 4 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 ग्राम। 4 चौक 16 बचेंगे 2, हो गए 4 पंजे 20 ग्राम। हमारा 4.5 ग्राम हमारा जल बनेगा। ऐसे ही 7 ग्राम N2 की अभिक्रिया 16 ग्राम H2 से कराने पर, 7 ग्राम N2 की अभिक्रिया 16 ग्राम H2 से कराने पर 2NH3 बनेगा। यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पे 3 का, बस 7 ग्राम N2। अब N2 के मोल कैसे निकलेंगे? भार बटे अणुभार, 14 होता है 28 हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो इसका कितना हो गया? 1/4। 16 ग्राम हाइड्रोजन। H2 के मोल कैसे निकलेंगे? भार बटे अणुभार, अणुभार कितना है? 2, कितना हो गया? 8, 8/3। कौन है कम? ये है, ये हो गया LR, तो 1/4 इंटू 2 मतलब 1/2 आ गया। अब मैंने आपको बताया 1 मोल का मतलब, 1 मोल का मतलब होता है अणुभार। यहाँ पे अणुभार कितना है NH3 का? 17, तो 17 का हम क्या कर लेंगे? गुणा, तो कितना आ जाएगा? 8.5 ग्राम NH3 बनेगी। इसी के साथ हम क्या करते हैं? विदा लेते हैं।
आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो तरुण साइंस एकेडमी मतलब टीएस एकेडमी को आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो भी कर सकते हैं, जिससे कि आपकी आगे वाली जर्नी टीजीटी पीजीटी में आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएं। और बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।